हेलो बच्चों, हम लोग करेंगे आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड है, 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो और दूसरे में एक की अधिकता हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एटम ए जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281। और दूसरा एटम है बी जिसकी आउटर मोस्ट शेल में जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब हमें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अगर ए से बी में चला जाए तो दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल जो है वो 8 की हो जाएगी। तो इस केस में ए जो है वो बी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और बन जाता है ए पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो दोनों एटम्स हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जब दोनों पास आते हैं तो इस समय जो इनके बीच में फोर्स काम करता है इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और यही जो फोर्स है यही एक प्रकार से आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है कि जब कभी इसे आप पानी में डालोगे, सॉल्यूशन बनाओगे इसका, तो ये दोनों आयन्स सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दोनों दूसरे से दूर हो सकते हैं उस समय जब हम लोग इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, पानी में डालेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ जो ए है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और बी के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। सपोज करिए ये जो दोनों हैं इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस केस में दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कौन दे और कौन ले, दोनों को ही चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि ए और बी दोनों अपने बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन रखा, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन रखा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ इस तरह से। तो अब इस समय दोनों ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लिया, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का था और दूसरा बी का था। यहाँ ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है इस शेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, इसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं रखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ ये दोनों सिर्फ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और यही बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब कभी आप इसे सोल्यूशन में डालते हो तो ये कभी भी अलग नहीं होता, पानी में डाले जाने पर ये आयनाइज नहीं होता, ए और बी अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि है एक स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ए और बी में से ए को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनों की, यानी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, जबकि बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब बी जो है ऑब्वियसली ए से 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन ए उसे देना नहीं चाहेगा। उस केस में ए जो है काइंड ऑफ मदद करता है ए की और बी की, और वो क्या करता है कि इस समय ए अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख देता है और बाकी के इलेक्ट्रॉन उसके मैं ऐसे दिखा रही हूँ, और बी जो है वो इसके ही इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है। बी के इलेक्ट्रॉन केवल 6 ही थे, वो मैंने ऐसे रेड से दिखा दिए हैं। इस समय ए और बी दोनों ही इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं, जहाँ ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये टोटली किसके हैं, ए के हैं। तो एक तरह का ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बस अंतर ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो केवल ए ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये वाला बॉन्ड भी जब आप पानी में डालते हो तो ये सेपरेट नहीं होता है, नो सेपरेशन। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ स्पीशीज़ तभी होगा जब आयंस के फॉर्म में होंगे ये, यानी कि आयनिक बॉन्ड में ही दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो सोल्यूशन में डाले जाने पर, पानी में डाले जाने पर सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटते हैं पानी में डाले जाने पर। ओके, अब हम आते हैं हमारे इसके अगले बात पर।
एक और टॉपिक आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जहाँ पे ऊपर के 3 तो बिल्कुल कॉमन से हैं जिसका हमें यहाँ यूज़ नहीं है, फिर भी मैं हल्का सा बता देती हूँ। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, ये बनता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। पहली बात तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है बच्चों जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड का H+ बेस के OH- से रिएक्ट कर जाता है और बनाता है पानी, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद एसिड का जो माइनस आयन बचा, जैसे HCl में Cl- बचा, और बेस का जो पॉजिटिव आयन बचा, जैसे NaOH में Na+ बचा, ये आपस में जुड़ के जो चीज़ बनाते हैं उसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। यानी सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन होगा जो कि बेस से आ रहा होगा, एक नेगेटिव आयन होगा जो कि एसिड से आ रहा होगा। तो सॉल्ट एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें नॉर्मल सॉल्ट की, तो नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी इसमें एक प्रकार का पॉजिटिव आयन होगा, एक प्रकार का नेगेटिव आयन होगा, इसे हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन है वो एक एक्स्ट्रा होता है जो कि एसिडिक होता है, यानी H+ होता है, जैसे NaHCO3, खाने वाला सोडा जो आप नाम सुना होगा आपने, बेकिंग सोडा। इसमें अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो इसमें 3 आयन्स हैं, Na+ है, H+ है और CO3 है। तो यहाँ 2 पॉजिटिव आयन्स हैं और इस वजह से ये एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट में भी एक आयन एक्स्ट्रा है जो कि बेसिक है, दैट मीन्स OH- है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया MgOH/SO4 या MgOHCl। इस जगह पे क्या है, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो एक तो बनेगा यहाँ पर मैग्नीशियम 2+, दूसरा OH- और तीसरा Cl-। यहाँ ये जो OH- है इसकी वजह से ये जो सॉल्ट है बेसिक कहलाता है और पानी में डाले जाने पर ये OH- फ्री हो जाता है। आगे के जो दोनों हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास दो नॉर्मल सॉल्ट हों, 2 नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट हैं, हमने उनका सोल्यूशन बनाया और उनको मिला करके रख दिया और उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो उससे जो सॉल्ट बनता है उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं कि हमारे पास एक नॉर्मल सॉल्ट है K2SO4, दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इन दोनों का हमने सोल्यूशन बनाया, दोनों का हमने क्या किया, सोल्यूशन बनाया और इस सोल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक साथ रखा और उसे क्या किया, क्रिस्टल बनने दिया, यानी क्रिस्टलाइज किया। तो इस समय ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्रिस्टल बना लेंगे, लेकिन इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जो वो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O और इसका नाम क्या होता है, LM, यानी फिटकरी, जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों सॉल्ट्स, जो पोटेशियम सल्फेट था और जो एल्युमिनियम सल्फेट था, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई है, बस दोनों एक दूसरे के साथ क्रिस्टलाइज हो गए हैं। और जब कभी आप इसे पानी में डालोगे, इसे आप जब कभी भी पानी में डालोगे, सोल्यूशन बनाओगे, तो सारे अपने आयंस को फ्री कर देगा। यानी पोटेशियम सल्फेट से क्या निकला, पोटेशियम और सल्फेट, ठीक है, और एल्युमिनियम सल्फेट से क्या निकला, एल्युमिनियम एंड सल्फेट। यानी कि ये चारों आयंस, चारों क्या बल्कि सल्फेट तो कॉमन है, ये तीनों आयंस ही पानी में हमको मिल जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। अब अगर हम अगला वाला लेके चलते हैं जो है कि हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग 2 कंपाउंड लेते हैं और दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करके रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। सपोज हमने एक कंपाउंड लिया था कॉपर सल्फेट और इसकी हमने रिएक्शन कराई थी NH4OH से। तो इस केस में मतलब इसके दोनों को मिला के रखा था, हमारा बन गया था CuNH3,4SO4। इसका नाम है टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। अभी नाम पे नहीं घबराएंगे नहीं, ये मैं आगे से पढ़ाऊंगी। फिलहाल ये समझिए इसका नाम है टेट्रा अमाइन, क्योंकि टेट्रा अमीनो ग्रुप है, कॉपर सल्फेट। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं,
जब इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो इस केस में हमें केवल एक ही आयन बड़ा सा ये वाला मिलता है, यहाँ पर अमोनियम नहीं मिलता हमें। जबकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉपर +2 सल्फेट -2, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे NH4+ और OH-। बट ये सब हमको इस कंपाउंड के बनने के बाद नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है, CuNH3 यानी कि ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये वाला आयन मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या मिलता है, SO4-2। ये जो CuNH3 है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 का। यहाँ पर सल्फेट आयन हम सभी जानते हैं, लेकिन ये वाला आयन है ये एक बड़ा सा आयन है, हमको देख के कुछ बड़ा सा लग रहा है। और इसमें दो चीज़ें हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस आयन को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। इसे हम लोग कोऑर्डिनेट आयन भी कह सकते हैं। और इसके अंदर एक्चुअली क्यों ये नहीं टूट रहा है, क्यों इसमें से कॉपर और अमोनिया हमको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ये टूट नहीं पाता है। यहाँ पर कॉपर और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ये अलग नहीं हो पाता। इसके अंदर कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये नहीं टूटता है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। मैंने बताया कि जो डबल सॉल्ट है इसके अंदर एक्चुअली क्या है, आयनिक बॉन्ड है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये पानी में डाले जाने पर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रखता है, डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में डाले जाने पर ये टूट जाता है अपने आयनों में, जबकि ये नहीं टूटता है, यानी इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एलम ले लिया था, या एक और होता है मोहर सॉल्ट, जो कि क्या होता है, अमोनियम सल्फेट, या से पूरा एक साथ ही लिख दे रही हूँ, चलिए मैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeNH4 सल्फेट है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट 7H2O। ये एक तरह का डबल सॉल्ट है, यानी इसमें एक्चुअली क्या चीज़ है, FeSO4 और NH4 2SO4, ये दोनों साथ में हैं। और इनके साथ में क्या है, ये क्या हो जाता है आपका मोहर सॉल्ट। अब अगर इसको आपने पानी में डाला तो कौन से आयन हमें मिलते हैं, Fe+2 जो कि यहाँ से आया, सल्फेट -2 जो कि चाहे यहाँ से बोलिए आप या फिर दूसरे वाले सॉल्ट से बोलिए, और अमोनियम आयन NH4+। ये 3 आयन ही हमको मिलते हैं, और ये तीनों आयन जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट किए हुए स्टेट में नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, तो फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पर K4FeCN6। इसको जब आप पानी में डालोगे तो आपको पोटेशियम आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा, FeCN6। क्योंकि सारे एक साथ मिलते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और इसी को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। वैलेंसी कैसे देखते हैं, यहाँ पोटेशियम की वैलेंसी जो होगी वो इस आयन के नीचे लिखी होगी, और इस बड़े आयन की वैलेंसी पोटेशियम के नीचे लिखी होगी। यानी कि अगर मैं दिखाऊं ऐसे A, B 2 आयन्स हैं तो इसकी वैलेंसी यहाँ होती है, इसकी वैलेंसी यहाँ होती है। तो उस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, लेकिन पोटेशियम है कितने, 4, तो ये हो गया 4K+। और जो नेगेटिव आयन है इसकी वैलेंसी 4 है, वो भी माइनस में। तो ओवरऑल मिला करके इसकी जो वैलेंसीज़ हैं वो या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिला करके 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप +4 है, यहाँ -4 मिला करके 0 हो जाता है। इसी प्रकार से हमने टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट लिया था, CuNH3 4SO4। तो यहाँ भी केवल यही 2 आयन्स मिल रहे हैं, एक तो ये वाला बड़ा आयन और एक दूसरा सल्फेट आयन। इस आयन की वैलेंसी है +2, सल्फेट की -2, मिला करके यहाँ भी ये 0 हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम आते हैं टर्मिनोलॉजी पे, टर्मिनोलॉजी में देखेंगे आप कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्चुअली क्या है, वही सब कुछ है जो हमने इस
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ है, तो अब जो कुछ में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन किससे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच में बनता है। यहाँ पर जो डोनर है उसे हम कहते हैं लिगैंड, और जो एक्सेप्टर है उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 में हमारा जो Cn था वो लिगैंड था, और जो K4 था यानी पोटेशियम था, K+ आयन था, वो क्या था, सेंट्रल मेटल आयन। उसी प्रकार से टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट में टेट्रामीन कॉपर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, उसमें लिगैंड जो है वो अमोनिया है NH3, और सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कॉपर प्लस। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, दोज ऑल थिंग्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर टुगेदर। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, LPS मतलब लोन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट किए गए सारे लोन पेयर्स, जितने लोन पेयर्स होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि K4FeCN6 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 साइनाइड हैं, 6 एक एक लोन पेयर दे रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 6। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में आप देख सकते हैं एक कॉपर के साथ 4 अमोनिया लगे थे, सल्फेट तो बाहर है, तो 4 अमोनिया है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चारों एक एक लोन पेयर दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए A और B दो आयन से मिलकर के हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है, उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोई एक जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, बड़ा वाला आयन। तो इसकी वैलेंसी, जो कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी, अगर मैं इसको रेड से दिखाऊँ B, तो इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी होगी और A की वैलेंसी यहाँ लिखी होगी। ठीक है, तो दोनों की वैलेंसी जो है वो क्रॉस लिखी होती हैं, तो बस आपको ये समझना है कि उसमें से माइनस और प्लस कौन सा है, और बाकी वैलेंसी तो क्रॉस हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था आपको, या मैं एक और लेके दिखा रही हूँ, AgNH3 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर Cl की वैलेंसी AgNH3 पे आएगी, और इस आयन की वैलेंसी Cl पे आएगी। तो ये जो Cl है इसकी वैलेंसी हमें पता कितनी होती है, -1 होती है। इसका मतलब इस बड़े वाले आयन की वैलेंसी कितनी होगी, +1 होगी। कैसे पता लगा, क्योंकि इन दोनों को मिला करके 0 होना चाहिए। दूसरा एक और जो तरीका बता रही हूँ मैं, कि जो Cl है इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो इसकी 1 होगी, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा मतलब ये भी 1 है, तो दोनों की वैलेंसी 1 ही है। और जब दोनों की वैलेंसी 1 है, हमें सिर्फ देखना है प्लस और माइनस, क्योंकि Cl जो है वो माइनस होता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वाला आयन जो है वो प्लस होगा। तो हमें पता लग गया कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, AgNH3 और इसके ऊपर चार्ज है +1। यहाँ पर इस पर +1 चार्ज है, कभी इस पर -1 भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसकी वैलेंसी प्लस होगी या फिर माइनस होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिगैंड, वो मैं डिस्कस करूँगी अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और भी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।